हेलो नर्से सर, माय नेम इज़ कीर्ति। तो आज हम यहाँ पे 2017 एम्स का पेपर है जो सॉल्व करेंगे। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो आई होप आप सभी की दिवाली बहुत ही सेफ और अच्छे से सेलिब्रेट हुई हो। तो वापस से अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। दिवाली हो गई, भाई दूज हो गया, और जो दिवाली के बाद का जो फर्स्ट दिन होता है वो भी हो गया, सभी हो गया। अब बैक टू एक अपनी पढ़ाई पर आप कंसंट्रेट कीजिए, क्योंकि आपका 20 नवंबर को है जो पेपर है नॉर्सेट का। तो मैं आशा करूंगी, और इवन जो लोग यहाँ नहीं भी जुड़े हैं और जो जुड़े हैं इस प्लेटफॉर्म पर या फिर किसी अदर यूट्यूब चैनल से या फिर कहीं से भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से, आप कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी तैयारी पे बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। क्योंकि इस बार हो सकता है लास्ट ईयर के कंपेयर में पेपर और ज़्यादा टफ आए या फिर और ज़्यादा इजी आए, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर आज हम देखेंगे 2017 एम्स का पेपर। तो जो नॉर्सेट का पेपर, बहुत सारे लोगों का कहना है कि नॉर्सेट का पेपर है जो 2016 का पेपर प्रोवाइड कराइए, 17 का करवाइए, 18 का करवाइए। तो मैं आपको बता दूं कि नॉर्सेट ओनली अभी तक एक ही बार बस हुआ है, वो हुआ है 2020 में। 2020-21 सेशन का नॉर्सेट है जो हो चुका था, अब एक ही बार हुआ था। अब सेकेंड टाइम नॉर्सेट होने वाला है, तो वो 20 नवंबर को डेट दी हुई है, जिसमें 180 MCQ आना है। सभी को सिलेबस पता है कि आपके पूरे नर्सिंग में से कुछ भी आ सकता है। तो प्रीवियस पेपर आपको इसलिए प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं क्योंकि जो PDF अवेलेबल करवाई गई हैं, जिसमें मोर देन 23 सॉल्व ऑफिशियल आंसर की हैं, कुछ पेपर मेमोरी बेस्ड भी हैं। तो उसमें बहुत सारे लोग परचेस नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, XYZ जो भी रीज़न हो। तो इसीलिए आपको प्री पेपर अवेलेबल हो जाए, इसलिए यहाँ पे आपको यूट्यूब चैनल पर पूरे पेपर है जो आपके एग्ज़ाम के पहले ही अपलोड कर दिए जाएंगे। इनकेस जो लोग परचेस नहीं कर पाते हैं उनके लिए पेपर बहुत ही हेल्पफुल होंगे, और जिन्होंने परचेस कर लिए उनके लिए विथ रेशनल के यहाँ पे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और साथ ही साथ सीरीज़ भी चल रही है, NHM के पेपर भी अपलोड किए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे जुड़े रहिए। तो चलिए यहाँ पे हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने पार्ट सेकंड को पहले अपलोड किया हुआ है। पार्ट फर्स्ट जो 59 के पहले के जितने क्वेश्चन होंगे 58 MCQ, वो हम पार्ट सेकंड में देखेंगे। क्योंकि पेपर जो पेपर 2017 का, इसमें मोर देन 180 MCQs रहने वाले हैं आपके नर्सिंग सेक्शन से ही। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 59 से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 59 है पेप्सिनोजन सीक्रेट्स बाय। तो पेप्सिनोजन है जो किसके द्वारा सीक्रेट होगा? ऑप्शन में चीफ सेल्स, मास्ट सेल्स, बीटा सेल्स या फिर पैराइटल सेल्स। तो जो पेप्सिनोजन सीक्रेट होगा इसको कौन सी सेल सीक्रेट करेंगी? तो पेप्सिनोजन को सीक्रेट करेंगी कौन सी सेल्स? चीफ सेल्स। कौन सी सेल सीक्रेट करेंगी? कौन करेगा? चीफ सेल्स। और चीफ सेल्स हैं जो पेप्सिन एंड पेप्सिनोजन दोनों का सीक्रेशन करेंगे। चीफ सेल्स कहाँ पे पाई जाती हैं? तो ये स्टमक में प्रेजेंट रहती हैं। क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड है जहाँ पर, वहीं ये गैस्ट्रिक ग्लैंड और चीफ सेल्स हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड में ही रहेंगी, और ये किसका सीक्रेशन करती हैं? पेप्सिनोजन का सीक्रेशन करेंगी। नेक्स्ट इज नॉर्मल बोन सेल्स इज नोन एज। जो बोन सेल्स हैं, दो टाइप की सेल्स होती हैं, एक होती हैं बोन फॉर्मिंग सेल्स और दूसरी बोन डिस्ट्रक्शन सेल्स। तो इनमें से नॉर्मल बोन सेल्स कौन सी हैं? ऑप्शन में ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट या फिर मोनोसाइट। तो यहाँ पर नॉर्मल बोन सेल है वो क्या है? ऑस्टियोसाइट। क्या है यहाँ पर? ऑस्टियोसाइट। ऑस्टियोसाइट को क्या कहा जाता है? नॉर्मली बोन सेल्स, जो कि लॉन्गेस्ट लिविंग बोन सेल्स हैं। कौन? ऑस्टियोसाइट्स, जो 90 to 95% सेल्स होती हैं बोन टिश्यू में, जिनमें से ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट दोनों पाए जाते हैं। बट नॉर्मल यदि सेल्स पूछते हैं, नॉर्मल बोन सेल क्या है? ऑस्टियोसाइट। यदि बोन फॉर्मिंग पूछते तो ऑस्टियोब्लास्ट, और बोन डिस्ट्रक्शन पूछते तो ऑस्टियोक्लास्ट। दोनों सेल्स हैं जो ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट यदि आपसे पूछा जाता है तो ऑस्टियोब्लास्ट इज द न्यू सेल्स। क्या है? न्यू बोन फॉर्मिंग सेल्स है। बट नॉर्मली बोन सेल पूछते हैं तो ऑस्टियोसाइट। यदि बोन फॉर्मिंग सेल्स पूछते हैं तो ऑस्टियोब्लास्ट, एंड बोन डिस्ट्रक्शन सेल्स पूछते हैं तो ऑस्टियोक्लास्ट।
नेक्स्ट इज a patient admitted in ward with prior MI myocardial infarction attack. He complains for chest pain. First action of nurses. तो यदि कोई MI का पेशेंट है हॉस्पिटल में एडमिट है वार्ड में, उसको पहले ही MI अटैक आया हुआ है, तो वो कंप्लेन करता है कि उसको चेस्ट पेन है, तो एज अ नर्स आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? ऑप्शन में है प्रोवाइड नाइट्रोग्लिसरीन और सबलिंगुअल, गेट इन ECG डन, ऑर्डर ट्रोपोनिन, ऑर्डर एन इको। तो यहाँ पर आपका जो यदि MI का पेशेंट है तो MI के पेशेंट के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या देंगे, और एज अ नर्स आप क्या देंगे? सबलिंगुअल रूट से नाइट्रोग्लिसरीन आप उसको देंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? फर्स्ट आपका जो आपकी प्रायोरिटी होगी यहाँ पर वो होगी नाइट्रोग्लिसरीन देना है, कहाँ से? सबलिंगुअल रूट से। और MI के लिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ मेडिसिन होगी, ड्रग ऑफ चॉइस पूछते हैं तब भी नाइट्रोग्लिसरीन बाय सबलिंगुअल दी जाती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फास्ट एक्ट करेगी एज कम्पेयर टू अदर रूट के। नेक्स्ट इज अ पेशेंट शिफ्टेड इन ऑपरेशन थिएटर, एनेस्थेटिस्ट इंस्ट्रक्ट टू प्लेस ECG मॉनिटरिंग एंड अ थर्ड लीड ECG अवेलेबल, व्हाट विल यू डू? तो यहाँ पर एक पेशेंट OT में शिफ्ट किया गया है, तो जो एनेस्थीसिस्ट है, एनेस्थीसिया लगाने वाला है, वो कहता है कि ECG को मॉनिटर करना, थर्ड लीड ECG की अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन में है ऑब्जर्व विथ सेकेंड लीड, कैंसिल द ऑपरेशन, लुक फॉर अ 12 लीड ECG, या फिर शिफ्ट पेशेंट टू वार्ड। तो ऑलरेडी पेशेंट OT में शिफ्ट हो गया है, उसको ECG की जानी है, बट थर्ड लीड अवेलेबल है। तो यहाँ पर एज अ नर्स आप क्या करेंगे? ऑब्जर्व विद द सेकेंड लीड, तो सेकेंड लीड आप पहले ढूंढेंगे। नेक्स्ट इज अ नर्स विल कीप एन आइसोलेशन ऑफ अ पेशेंट विथ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस फॉर, तो यदि कोई बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का पेशेंट है तो एज अ नर्स कितने टाइम के लिए आप उसको आइसोलेट करके रखेंगे? ऑप्शन में है 12 आवर आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एंटीबायोटिक, 12 आवर आफ्टर द इनिशिएशन ऑफ एंटीबायोटिक, 24 आवर इनिशिएशन ऑफ एंटीबायोटिक, टिल कल्चर इज नेगेटिव, आफ्टर 12 आवर ऑफ एंटीबायोटिक इज गिवन। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के पर्सन को हमें क्या करना है? आइसोलेट करके रखना है। कब? एंटीबायोटिक देने के स्टार्ट करने के 72 घंटों के अंदर, 24 आवर के अंदर ही, ताकि हम दूसरों को इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकें। क्या है? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है यदि किसी को भी, तो 24 आवर जो एंटीबायोटिक दी जा रही है उसके 24 आवर के अंदर ही, इनिशिएट स्टार्ट करने के अंदर ही हमें पेशेंट को आइसोलेट करके रखना होता है। नेक्स्ट इज अ पेशेंट कंप्लेनिंग विजुअल डिस्टर्बेंस, नर्स नोज इट इज़ द साइड इफेक्ट ऑफ विच ड्रग। तो यहाँ पर यदि कोई पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, धुंधला दिख रहा है, यदि ब्लड दिख रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो एज अ नर्स आपको पता होना चाहिए कि किस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है। ऑप्शन में इथाम्ब्यूटॉल, पायरोजिनामाइड, रिफाम्पिसिन या लिथियम। तो यहाँ पर पेशेंट क्या कंप्लेन कर रहा है? विजुअल डिस्टर्बेंस की। तो किसके कारण हो रहा है? इथाम्ब्यूटॉल। इसके कारण इथाम्ब्यूटॉल है जो क्या करेगी? आपकी ऑप्टिक नर्व है जो जिनको डिस्टर्ब करेगी, तो ये क्या होगा? यहाँ पर विजुअल डिस्टर्बेंस होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए, इथाम्ब्यूटॉल। नेक्स्ट इज प्रिकॉशन यूज्ड व्हेन केयरिंग ऑफ अ रूबेला पेशेंट। तो रूबेला के पेशेंट की आप यदि केयर करते हैं तो कौन से प्रिकॉशन लेंगे? ऑप्शन में ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कॉन्टैक्ट, यूनिवर्सल या फिर हैंड वॉशिंग। तो रूबेला का यदि पर्सन है, पेशेंट है, तो एज अ नर्स आप क्या प्रिकॉशन लेंगे? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से प्रिवेंट होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि रूबेला का जो ट्रांसमिशन ऑफ मोड है वो क्या है? कफिंग, स्नीजिंग, जो कि एक कम्युनिकेबल कंटेजियस डिसीज है। तो यहाँ पर रूबेला के लिए आप क्या प्रिकॉशन लेंगे? ड्रॉपलेट प्रिकॉशन है जो लेंगे। नेक्स्ट इज अ वुमेन कैम विथ कंप्लेनिंग ऑफ रिकरेंट यूट्राइन ब्लीडिंग, नर्स एक्शन इन्वॉल्व। तो यदि कोई वुमेन, कोई महिला रिकरेंट, उसको बार बार यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है, तो एज अ नर्स आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? ऑप्शन में क्रायोथेरेपी, प्रिपेयर फॉर पिस्मियर, एंटी हेमरेजिक ड्रग्स या फिर रीअश्योरेंस।
तो यदि उसको बार बार यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है तो सर्वाइकल कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इसीलिए जब बार बार यूट्राइन ब्लीडिंग हो रही है तो एज अ नर्स आप क्या करेंगे, उसका पैप स्मीयर जो सैंपल है उसको कलेक्ट करने के लिए कहेंगे। प्रिपेयर फॉर पैप स्मीयर। पैप स्मीयर से क्या करेंगे, हम सर्वाइकल कैंसर को डायग्नोस कर सकते हैं। बार बार यदि यूट्राइन ब्लीडिंग होती है तो उसी को आइडेंटिफाई करने के लिए यदि सर्वाइकल कैंसर की सिचुएशन तो नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे पैप स्मीयर करने की। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ वैसोडायलेटर्स इंक्लूड्स। तो वैसोडायलेटर के क्या इफेक्ट हैं? ऑप्शन में हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन, डायूरेसिस या फिर स्वेटिंग। तो वैसोडायलेटर के जो इफेक्ट्स हैं वो क्या हैं? हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर को क्या करेंगे, कम करेंगे। नेक्स्ट इज ऑस्मोलारिटी ऑफ सोडियम नॉर्मल सलाइनिस। तो नॉर्मल सलाइन में कितनी ऑस्मोलारिटी होगी सोडियम की? ऑप्शन में 134 MEQ पर लीटर, सेकेंड ऑप्शन 144 MEQ पर लीटर, 154 MEQ पर लीटर या फिर 164 MEQ पर लीटर। तो जो सोडियम नॉर्मल सलाइन की ऑस्मोलारिटी होगी वो कितनी होगी? 154 MEQ पर लीटर। कितनी? 154 MEQ मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट इज अनकॉन्शियस पेशेंट ब्रॉट बाय देयर रिलेटिव्स और प्रायोरिटी शुड बी। तो एज अ नर्स आपकी प्रायोरिटी पूछी यदि किसी अनकॉन्शियस पेशेंट को हॉस्पिटल लाया गया है तो। ऑप्शन में है रिमूव सीक्रेशन एंड क्लीन द एयरवे, प्रोवाइड द ऑक्सीजन, गिव द एड्रेनालिन एंड कॉल द फिजिशियन। तो एज अ नर्स आप यदि कोई अनकॉन्शियस पर्सन आया तो एवीजी एनालिसिस के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, जो सीक्रेशन हो रहा है उसको अलग करके एयरवे को क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। देन आफ्टर आप उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसके फैमिली मेम्बर्स लेके आए हैं तो सबसे पहले सीक्रेशन को क्लियर करेंगे ताकि पेशेंट जो भी सीक्रेशन हो रहा है उसको एस्पिरेट ना कर पाए और एयरवे को क्लीन करके देन आफ्टर आप उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी अनकॉन्शियस है तो जो भी उसके मुंह में जो भी सीक्रेशन आ रहा है वो क्या हो सकता है, एस्पिरेट हो सकता है। इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, हमें सीक्रेशन को अलग करना है, रिमूव करना है। नेक्स्ट इज द ड्रग यूज्ड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन एंड डिक्रीज द सीक्रेशन इज। कौन सी मेडिसिन जिससे हम एस्पिरेशन और सीक्रेशन हो रहा है उसको कम कर सकते हैं? ऑप्शन में एट्रोपिन, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन या फिर डोपामाइन। तो ड्रग ऑफ चॉइस है जो कि एस्पिरेशन को भी प्रिवेंट करेगी और सीक्रेशन को भी कम करेगी, तो वो क्या है, एट्रोपिन। कौन सी मेडिसिन दी जाती है? एट्रोपिन दी जाती है। कभी कभी ECT के टाइम पे भी दी जाती है जिससे पेशेंट एस्पिरेट जो भी म्यूकस आ रहा है, सीक्रेशन आ रहा है मुंह से, उसको क्या कर पाए, एस्पिरेट ना कर पाए। Next is question number 71. A patient has sudden reaction minute after administration of drug given is type of। यदि किसी पर्सन को कुछ भी मेडिसिन देने के तुरंत कुछ मिनटों के अंदर ही कुछ रिएक्शन देखने को मिलता है तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन में एनाफिलैक्टिक, सेप्टिक, साइड इफेक्ट या फिर नन ऑफ द अबव। यदि किसी पर्सन में कोई भी मेडिसिन देते हैं वो तुरंत उसकी बॉडी पर कुछ आप स्पॉट देख सकते हैं, चकत्ते देख सकते हैं या फिर कोई और अदर साइन देखने को मिलेगा तो ये क्या कहलाएंगे? एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। क्या कहलाएगा ये सब? एनाफिलैक्टिक रिएक्शन। नेक्स्ट इज एड्रेनालिन यूज्ड फॉर डेंटल एनेस्थीसिया इज। तो डेंटल एनेस्थीसिया यदि दिया जाएगा तो कितनी एड्रेनालिन को यूज किया जाएगा? ऑप्शन में है 1/1 लाख, 1/10,000, 1/2 लाख या फिर 1/100। तो एड्रेनालिन डेंटल एनेस्थीसिया और ओरल केयर के लिए कितनी यूज़ की जाएगी? यहाँ पर 1/2 लाख। कितनी? 1/2 लाख है जो एड्रेनालिन यूज़ की जाएगी। नेक्स्ट इज टू इंक्रीज द इफेक्ट ऑफ लोकल एनेस्थीसिया यूज ऑफ। तो यदि लोकल एनेस्थीसिया दिया जा रहा है तो कौन सा एनेस्थीसिया है जो कि अच्छा इफेक्ट करेगा? ऑप्शन में एपिनेफ्रिन,
नॉरएपिनेफ्रिन, एट्रोपिन या फिर डोब्यूटामाइन। तो कौन सा एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया यूज़ किया जाएगा इफेक्ट को बढ़ाने के लिए? तो होगा एपिनेफ्रिन। क्या दिया जाएगा? एपिनेफ्रिन को है जो एडमिनिस्टर किया जाएगा। ये क्या करेगा? जो एनेस्थीसिया दिया जाना है, लोकल एनेस्थीसिया, उसके इफेक्ट को बढ़ाएगा। नेक्स्ट इज हाउ अ नर्स असेस द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ लैरेंजियल नर्व आफ्टर थायरॉयडेक्टोमी। यदि किसी पर्सन की थायरॉयडेक्टोमी हुई है तो एज अ नर्स आप लैरेंजियल नर्व को कैसे चेक करेंगे कि ये प्रॉपर तरीके से काम कर रही है नहीं? ऑप्शन में टेल्स टू स्पीक द वर्ड्स, थ्रोट स्वैप फॉर गैग रिफ्लेक्स, प्रोवाइड ओरल फ्लूइड्स या फिर चेक मोटर रिस्पॉन्स। तो जो आपकी प्रायोरिटी होगी, यदि किसी को लैरेंजियल नर्व में प्रॉब्लम हो जाती है तो एज नर्स आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? तो होगी आपकी टेल टू स्पीक द वर्ड्स, कुछ बोलने। यदि थायरॉयडेक्टोमी में थायराइड को रिमूव करवाया है तो ऐसे केस में यदि किसी पर्सन को लैरेंजियल नर्व की फंक्शनिंग को, काम करने की क्षमता को आइडेंटिफाई करना है, क्या करेंगे आप? पेशेंट से कहेंगे कि कुछ वर्ड बोलिए। क्या कहना है कि कुछ वर्ड, या फिर टेल टू स्पीक समथिंग अबाउट योर सेल्फ, फैमिली, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो लैरेंजियल नर्व की जो फंक्शनिंग है उसको फाइंड आउट करने के लिए, जो कि थायरॉयडेक्टोमी के बाद हमें पता करना है, तो क्या होगा? तो हम कर सकते हैं, पेशेंट को कह सकते हैं टू स्पीक सम वर्ड्स। नेक्स्ट, लुक एट द पिक्चर एंड आइडेंटिफाई द ग्रिप। ये ग्रिप मैंने कल ही आपको पढ़ाई थी। इस पिक्चर को देख के आपको इस ग्रिप को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कौन सी ग्रिप है। ऑप्शन में फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, एब्डोमिनल ग्रिप या फिर अम्बिलिकल ग्रिप। तो यहाँ पर जो ग्रिप शो हो रही है, कौन सी ग्रिप है? फंडल ग्रिप, जिसमें बेबी को दोनों हाथ से जो अम्बिलिकस है वहाँ से क्या किया जा रहा है? टर्न करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें प्रेजेंटिंग पार्ट है जो बेबी का, चेक किया जा रहा है। नेक्स्ट इज client came into OPD and doctor needs for assessment of arterial blood gas analysis which artery should use। तो यदि OPD में कोई पर्सन आया है, ABG एनालिसिस होना है, आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस होना है, तो एज अ नर्स आप कौन सी आर्टरी को प्रेफर करेंगे? किसके लिए? ABG एनालिसिस के लिए। ऑप्शन में रेडियल, ब्रैकियल, फीमोरल या फिर कैरोटिड। तो जो आर्टरी यहाँ पे यूज़ की जाएगी वो कौन सी होगी? वो होगी रेडियल आर्टरी। नेक्स्ट, स्टेशन इन गायनेकोलॉजी रिलेटेड टू। तो जो गायनेकोलॉजी में स्टेशन हमने पढ़ा है -1, 2, 3, 4। तो जो स्टेशन है गायनेकोलॉजी में क्या किससे रिलेट करेंगे? ऑप्शन में स्चियल स्पाइन, इलियक स्पाइन, कॉकेक्स या फिर सर्विक्स। जो गायनेकोलॉजी से रिलेटेड स्टेशन की बात की जा रही है तो वो क्या है? यहाँ पर स्चियल स्पाइन की बेबी का फीटल जो पार्ट है, प्रेजेंटिंग पार्ट है, वो सर्विक्स में नीचे की तरफ डाउनवर्ड जा रहा है नहीं। तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पर? स्टेशन इन गायनेकोलॉजी रिलेटेड टू स्चियल स्पाइन। नेक्स्ट, नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज। तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो नॉर्मल कलर है वो कैसा होगा? ऑप्शन में क्लियर, डार्क ब्राउन, ग्रीनिश या फिर रेडिश। तो जो नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का कलर होगा वो कैसा होगा? क्लियर कॉन्साइज कलर का होता है एमनियोटिक फ्लूइड। यदि उसमें एमनियोटिक फ्लूइड में कुछ एबनॉर्मलिटी आती है, कलर चेंजेस होते हैं, तब और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बट जो एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल कलर होता है वो कैसा होता है? क्लियर एंड कॉन्साइज कलर। नेक्स्ट इज मोस्ट रिलायबल साइन टू असेस फीटल कंडीशन इज। तो फीटल की कंडीशन को असेस करने के लिए मोस्ट रिलायबल साइन कौन सा है? ऑप्शन में डिक्रीज मूवमेंट ऑफ फीटस, FHR बिलो 100 पर मिनट, FHR अबव 160 पर मिनट, अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। मोस्ट रिलायबल साइन होंगे यदि फीटस को असेस करने के लिए, वो इनमें से क्या होगा? डिक्रीज द मूवमेंट ऑफ फीटस। यदि जो रिलायबल साइन है डिलीवरी के टाइम का, तो आपको सबसे पहले जो फीटल का जो मूवमेंट है वो कम फील होने लगेगा, क्योंकि यूट्रस में ज़्यादा स्पेस नहीं बचेगा। इसीलिए मोस्ट रिलायबल साइन क्या है फीटल कंडीशन के लिए? तो वो डिक्रीज मूवमेंट ऑफ फीटस। नेक्स्ट इज pH ऑफ वेजाइना बिकम एसिडिक ड्यू टू। तो वेजाइना का pH एसिडिक होता है, किसके कारण? वटे एसिडिक होगा। ऑप्शन में बर्थोलिन ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड,
डॉर्ड्रेलिन बैसिलस या फिर इकोलाई। तो जो वेजाइना का पीएच है एसिडिक नेचर का क्यों होता है? डॉर्डेनल बैसिलस के कारण। एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था कि वेजाइना का जो पीएच होता है एसिडिक नेचर का होता है, तो एक ऐसा क्यों होता है? डॉर्डेनल बैसिलस के कारण। नेक्स्ट इज मैक्सिमम डोज ऑफ एट्रोपिन कैन बी गिवन इज। तो एट्रोपिन जो कि सीक्रेशन को कम करने के लिए, स्टॉप करने के लिए यूज़ की जाती है, इसका मैक्सिमम डोज कितना हमें जो दे सकते हैं? ऑप्शन में 1 mg, 3 mg, 5 mg या फिर 10 mg। तो मैक्सिमम डोज की बात की जा रही है एट्रोपिन की, तो कितना दे सकते हैं? 3 mg से ज़्यादा एट्रोपिन नहीं दे सकते हैं पर्सन को। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट इज पेशेंट हैड रिएक्शन आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, द फर्स्ट एक्शन ऑफ नर्सेज। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद एज अ नर्स आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, क्या एक्शन रहेगा? ऑप्शन में स्टॉप द ट्रांसफ्यूजन इमीडिएटली, कॉल टू द डॉक्टर, मॉनिटर द वाइटल साइन या फिर स्लो द रेट ऑफ ट्रांसफ्यूजन। यदि इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा है और पर्सन को कुछ प्रॉब्लम हो गई या फिर जिस व्हीकल से जा रहा है आपको उसमें प्रॉब्लम हो गई, तब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है कि जब ट्रांसफ्यूजन हो रहा है उस टाइम पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन को ही स्टॉप कर देना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए। Next is a nurse is caring patient with receiving TPN in ICU. Nurse action should be, यदि कोई पर्सन है जो क्या कर रहा है, TPN पर है ICU में, तो एज अ नर्स आपका फर्स्ट एक्शन क्या होगा? ऑप्शन में डिस्कार्ड द TPN बैग आफ्टर 24 आवर, इवन मोर फ्लूइड इन द बैग, कंटिन्यू स्टार्ट द TPN, स्टॉप द TPN फॉर सम टाइम, इन ऑल ऑफ द अबव। तो एज अ नर्स आप है जो ऐसे केस में क्या करेंगे, तो आपको TPN बैग को डिस्कार्ड कर देना है आफ्टर 24 आवर के बाद, और हो चाहे तो आप दूसरा फ्लूइड बैग है जो यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा आपकी सिचुएशन पे। तो TPN यदि TPN कहा गया है ICU के लिए, तो ऐसे केस में आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? डिस्कार्ड द TPN बैग एंड 24 आवर इवन सम फ्लूइड इन द बैग। नेक्स्ट इज एडिमा इज ड्यू टू एक्सेप्ट। तो एडिमा सभी के कारण होगा, किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में इंक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, डिक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, रिड्यूस्ड ऑन्कोटिक प्रेशर विथ ब्लड वेसल्स या फिर इंक्रीज्ड ब्लड वेसल्स वॉल परमेबिलिटी। तो एडिमा का जो मेन रीजन है वो क्या है यहाँ पर? डिक्रीज्ड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या है? डिक्रीज्ड द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट ऑफ ब्लड इज। ब्लड का यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या होगा? ऑप्शन में O पॉजिटिव, O नेगेटिव, AB पॉजिटिव या फिर AB नेगेटिव। तो जो AB पॉजिटिव है क्या? यूनिवर्सल रेसिपिएंट सबका ब्लड ग्रुप ले लेगा, और जो यूनिवर्सल डोनर है वो क्या है? तो वो है O नेगेटिव। O पॉजिटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट एंड O नेगेटिव और O ब्लड ग्रुप क्या है? यूनिवर्सल डोनर, वो अपना ब्लड किसी को भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इज। तो यदि किसी पर्सन को MgSO4 दिया जाता है तो उसकी जो ट्रे होती है, मेडिसिनल ट्रे, उसमें हमेशा ही हर एक जो इम्पोर्टेंट मेडिकेशन दी जा रही हैं तो उनका एंटीडोट दिया जाता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट का MgSO4 का एंटीडोट क्या है? तो वह कैल्शियम ग्लूकोनेट। नेक्स्ट इज विच प्लेन डिवाइडेड द बॉडी इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था। कौन सा प्लेन है जो ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल? तो कौन सा प्लेन है जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट को डिवाइड करेगा? तो यह है फ्रंटल प्लेन। क्या है? फ्रंटल प्लेन, जो कि एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों पार्ट को डिवाइड करेगा। नेक्स्ट इज विच इज ट्रू विथ कंगारू मदर केयर। तो KMC केयर को लेकर इनमें सही पॉइंट कौन सा है? ऑप्शन में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ब्रेस्ट फीडिंग, प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, ब्रेस्ट फीडिंग, अर्ली डिस्चार्ज, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, अर्ली डिस्चार्ज, प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन, या फिर अर्ली डिस्चार्ज, ब्रेस्ट फीडिंग, प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन। तो कंगारू मदर केयर को लेकर जो यहाँ पे सही पॉइंट है वो क्या है? स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड ब्रेस्ट फीडिंग एंड प्रिवेंशन फ्रॉम इन्फेक्शन।
नेक्स्ट इंफीरियोरिटी वर्सेस गिल्ट शोन इन द एज ऑफ। तो मैं सभी चीज़ें आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए आपके लिए यहाँ पर रेशनल नहीं लिखा गया है। इंफीरियोरिटी वर्सेस गिल्ट है जो किस एज में देखने को मिलता है, तो ये मिलता है देखने को 3 to 6 ईयर में, जो प्री स्कूलिंग एज होती है उसमें देखने को मिलेगा इंफीरियोरिटी वर्सेस गिल्ट। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एरिक्सन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट 4 year old चाइल्ड कम्स अंडर द। तो 4 साल का बच्चा किस कैटेगरी में आएगा एरिक्सन स्टेज के अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन में प्री स्कूलर, स्कूलर, टोडलर या फिर इन्फेंट। तो जो प्री स्कूलिंग जो 4 साल का बच्चा है किस में आएगा? प्री स्कूल एज गोइंग चिल्ड्रन में। 6 ईयर से होता, मोर देन 6 ईयर तो स्कूल एज में आता, और 1 to 3 ईयर होता तो टोडलर में, और लेस देन 1 ईयर होता तब किस में आता? इन्फेंट में। तो यहाँ पर एरिक एरिक्सन की डेवलपमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग 4 साल का बच्चा किस में आएगा? प्री स्कूलर में। नेक्स्ट वर्कर्स इन ICDS प्रोग्राम इज। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है जो इसके तहत कौन से वर्कर काम करते हैं? ऑप्शन में आंगनवाड़ी, विलेज हेल्थ गाइड, हेल्थ सुपरवाइज़र या फिर MPW। जो ICDS प्रोग्राम के तहत जो वर्कर काम करते हैं वो क्या है? वो है आंगनवाड़ी वर्कर। नेक्स्ट इज नर्स कीप माइंड वाइल गिविंग हेपेरिन इंजेक्शन टू अ पेशेंट। तो आप किसी पेशेंट को यदि हेपेरिन देते हैं तो एज अ नर्स आपको कौन सी चीज़ें दिमाग में रखनी होंगी? ऑप्शन में डोंट एस्पिरेट एंड डोंट मसाज, डू एस्पिरेट एंड डोंट मसाज, डोंट एस्पिरेट एंड डू मसाज या फिर डू एस्पिरेट एंड डू मसाज। एज अ नर्स हेपेरिन को इंजेक्ट करते हैं जब क्या नहीं करना है हमें? ना तो उसको एस्पिरेट करना है ना ही उसको मसाज करना है, ताकि ट्रैकिंग से भी हम प्रिवेंट कर सकें। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ए, डोंट एस्पिरेट एंड डोंट मसाज। नेक्स्ट इज मेथड यूज टू गिव हेलोपेरिडोल इंजेक्शन। तो हेलोपेरिडोल के लिए यदि इंट्रामस्कुलर देते हैं हम तो कौन सा रूट है जो चूज किया जाएगा इंजेक्शन के लिए? ऑप्शन में है जेड ट्रैक, एम ट्रैक, एन ट्रैक या फिर डब्ल्यू ट्रैक। तो जो मेथड यूज़ की जाएगी हेलोपेरिडोल के लिए वो क्या होगी? जेड ट्रैक मेथड। और जेड ट्रैक मेथड किस मेडिसिन में यूज़ की जाती है? जब कोई भी मेडिसिन टिश्यूज़ के लिए इरिटेशन क्रिएट करें अदर या फिर मेडिकेशन लीकेज होने का चांसेस बनाती हैं, तब जेड ट्रैक मेथड यूज़ करके हम उन मेडिसिन को इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू इंसाइट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? जेड ट्रैक मेथड। नेक्स्ट इज अ चाइल्ड सस्पेक्टेड टू हैव पिनबॉर्म टू कन्फर्म द नर्स टू टेल द मदर टू। यदि किसी बच्चे को हमें पिनबॉर्म कन्फर्म करना है तो एज अ नर्स आप मदर से क्या कहेंगे? ऑप्शन में ब्रिंग 3 स्टूल सैंपल एंड ऑब्जर्व विथ आई, ब्रिंग 3 स्टूल एंड सेंड फॉर कल्चर, इंस्पेक्शन ऑफ पेरिनियल एरिया या फिर असिस्ट द हाइजेनिक स्टेटस ऑफ अ पेशेंट। चाइल्ड को यदि पिनबॉर्म इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं तो एज अ नर्स आप किस तरीके से डायग्नोस करेंगे? ब्रिंग द 3 स्टूल सैंपल एंड सेंड फॉर द कल्चर। 3 स्टूल सैंपल लेके आना है और कल्चर के लिए भेज देना है। नेक्स्ट इज अ नर्स टीच द क्लाइंट टू कलेक्ट यूरिन स्पेसिमेन फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन इंक्लूड। तो यदि कोई नर्स अपने क्लाइंट्स को क्या कर रही है? यूरिन स्पेसिमेन कलेक्ट करने के लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए कुछ यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे? या फिर यूरिन सैंपल का जो यूरिन स्पेसिमेन के लिए कौन सा ड्यूरेशन है जो बेस्ट होगा? ऑप्शन में कलेक्ट मिड स्ट्रीम ऑफ अर्ली बॉयड, कलेक्ट स्पेसिमेन एट एनी टाइम, कलेक्ट स्पेसिमेन आफ्टर फर्स्ट बॉयड या फिर 24 आवर यूरिन कलेक्शन। तो जो स्पेसिमेन हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन फाइंड आउट करना है तो यूरिन को कब का सैंपल देना चाहिए? कलेक्ट मिड स्ट्रीम ऑफ अर्ली बॉयड। तो मॉर्निंग की सबसे पहली जो बॉयडिंग होगी, यूरिनेशन होगी, उसको हमें स्पेसिमेन कल्चर के लिए देना है। नेक्स्ट चाइल्ड इज नॉट गिविंग हिज टॉयज टू अनदर, दिस टाइप ऑफ प्ले इज। यदि कोई बच्चा अपने खिलौने किसी और को नहीं देता है तो किस टाइप का प्ले होगा? ऑप्शन में पैरेलल, ग्रुप, सोशल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर प्ले होगा एक ऐसा होगा पैरेलल प्ले, क्योंकि बच्चा एक अकेले ही अपने खेल में मस्त है। तो कौन सा टाइप ऑफ प्ले होगा? पैरेलल प्ले। नेक्स्ट इज रिकॉर्डेड ब्लड प्रेशर वुड बी। तो रिकॉर्डेड बीपी होता है कैसा होगा? हाई डायस्टोलिक बट लोअर सिस्टोलिक, हायर देन एक्चुअल बीपी, स्लोअर देन एक्चुअल बीपी या फिर सेम देन एक्चुअल बीपी।
तो जो रिकॉर्डेड ब्लड प्रेशर है कितना है, सेम एज एक्चुअल ब्लड प्रेशर, जितना आपका नॉर्मल डेली ब्लड प्रेशर होगा वही यहाँ पर रिकॉर्डेड बीपी भी कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट इज बेस्ट मेथड ऑफ इंस्टॉलेशन ईयर ड्रॉप्स इन इन्फेंट इज टू पुल ईयर। तो यदि किसी इन्फेंट के लिए बात की जा रही है, हमें ईयर ड्रॉप इंस्टॉल करना है, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पहले डाउनवर्ड एंड देन बैकवर्ड है जो कान अपवर्ड की तरफ कान को खींचना होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड एंड अपवर्ड। नेक्स्ट हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो जो हार्ट में साउंड बनते हैं, लब डब साउंड बनते हैं, तो उसको कहाँ से प्रोड्यूस किया जाता है? ऑप्शन में क्लोजर ऑफ हार्ट वाल्व, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रियम, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, या फिर एसिनोड। तो हार्ट साउंड को प्रोडक्शन कौन करता है? तो करते हैं क्लोजर ऑफ द हार्ट वाल्व। जब भी हार्ट वाल्व क्लोज होते हैं तो उस टाइम पर क्या करेगा, हार्ट से कुछ साउंड सुनाई देते हैं, लब डब साउंड। यदि आप स्टेथोस्कोप की हेल्प से सुनेंगे तब आपको और प्रॉपर सुनाई देंगे। तो ये किसके कारण होता है? क्लोजर ऑफ द हार्ट वाल्व के कारण। ऑफ हार्ट वाल्व स्टेनोसिस इन इंडिया इस, तो भारत में जो हार्ट वाल्व स्टेनोसिस है उनका सबसे मोस्ट कॉमन कारण क्या है? ऑप्शन में रिमेटिक फीवर, कार्डियोमेगाली, सीएडी, या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस। तो हार्ट वाल्व स्टेनोसिस होने का जो मोस्ट रीज़न है वो क्या है? रिमेटिक फीवर। क्या है? रिमेटिक फीवर। जो नेक्स्ट सेक्शन रहेगा हम वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जिन भी लोगों को पेपर परचेस करना है वो डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पेपर अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।